करबला के शहीदों की कलश यात्रा में उपस्थित इस आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई रमेश पायलट जी, आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन मध्य प्रदेश यादव महासभा की राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहन कलावती जी, यादव महासभा के संरक्षक और हम सबके दादा आदरणीय नारायण दादा, मंच पर विराजमान यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यालय के प्रमुख आदरणीय बलवीर जी, यादव महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मथुरालाल यादव जी, यादव महासभा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र जी, यादव महासभा के युवा अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेन जी, इस यात्रा के प्रथम दिन से इस यात्रा को संचालित करने वाले और पूरे देश में जगह जगह इस यात्रा को ले जाकर पानी, तूफान, आंधी, गर्मी सबका मुकाबला करते हुए जो इस प्रभारी हैं इस देश के इस कलश यात्रा के, जो आंध्र प्रदेश से हैं, मेरे बहुत ही प्रिय हैं, बच्चे जैसे हैं, आदरणीय किरण यादव जी। एक मुझे माला दे में किरण यादव जी का स्वागत इसलिए करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को उन्होंने पूरा अपना समर्पण के साथ 4 महीने से 6 महीने से लगातार इस यात्रा में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी क्रम में मंच पर विराजमान यादव महासभा के सभी पदाधिकारीगण, खास तौर से मैं उन सबका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं जो हमारे सेना से अपना पूरा योगदान देकर और अब व्यस्तम समय में जो अपने उनके लिए सेवा होती है रिटायरमेंट के बाद भी वो आज देश को दे रहे हैं। ऐसे मेरे सभी सैनिक बंधुओं को भी यादव महासभा की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। हमारे यादव महासभा के जिले के आदरणीय अध्यक्ष जी और इस यात्रा को जिन हमारे साथियों ने कल से लगातार आप लोग इसके इंतजाम में इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सामने बैठे हमारी सभी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, सबका मैं यादव महासभा की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस कलश यात्रा को लेकर जो यात्रा का विवरण हमारे रमेश पायलट जी ने दिया, आदरणीय बहन कलावती जी ने दिया और भी हमारे जो वक्ता है उन्होंने दिया है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हाँ 2-4 बातें आपसे मैं जरूर करना चाहता हूँ। वो इसलिए करना चाहता हूँ कि सुजाती बंधुओं, आपके साथ साजिशों का एक बड़ा लंबा सिलसिला है इस देश में, चाहे वो आज़ादी के पहले की बात हो, चाहे वो आज़ादी के बाद की बात हो। आप कल्पना कीजिए कि जिस घटना की वजह से, जिस युद्ध की वजह से फिल्में बनी हो और उस जाति का, बिरादरी का उसमें नाम ना हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे किसी भी प्रकार का उसी गाने पर, उसी फिल्म पर सारा आधारित लोग अपना व्यापार भी कर रहे हैं, सेना का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन आपके अहीर वीरों का जो कारण था इस घटना का, गीत लिखने का, फिल्म, उनका नाम नहीं। इसके पीछे में एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं 2 मिनट में साहब आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, उस वक्त हमारी यादव पलटन के नाम से भी पलटन अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी। और वो पलटन जब एक ऐसा मौका आया कि आजाद हिंद फौज जब बाबू सुभाष जी ने बनाई, वो फौज अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी, तो अंग्रेजों ने आदेश दिया यादव पलटन को कि इनके गोली चलाओ। तो यादव वीरों ने, आपके सैनिकों ने, आपके राष्ट्रभक्तों ने अंग्रेजों से कहा कि हम दुनिया के सामने गोली चलाएंगे, अपने देशवासियों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये उदाहरण आपकी कौम ने दिया, यादव समाज ने दिया। तभी से अंग्रेजों ने इस बात को ठान लिया कि ये लोग बागी हैं, ये हमारा कहना नहीं मानेंगे। उन्होंने अहीर रेजिमेंट बनाने की तो बात छोड़िए, यादव रेजिमेंट को छिन्न-भिन्न कर दिया। उस जमाने में बहुत सी अहीर रेजिमेंट बनी, अहीर रेजिमेंट को छोड़ दिया, राजपूत बनी, गोरखा बनी, सिख बनी,
और भी कई रेजिमेंट बनी, लेकिन यादव या हाई रेजिमेंट उन्होंने नहीं बनने दी। क्यों नहीं बनने दी? कि आपकी राष्ट्रीय भक्ति से वो भयभीत हो गए थे। इस 1857 की क्रांति जिसमें हमारे श्रद्धेय तुलाराम जी जो रेवाड़ी के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। 1857 उन्होंने जब बागी होकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, तभी से आपकी बिरादरी को अंग्रेजों ने टारगेट में लिया, अपनी दृष्टि में रखा कि ये यादव लोग अगर इनको हमने काबू में नहीं रखा, इनको संगठित होने दिया, तो ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। अंग्रेजों की बात तो बनती है, अंग्रेजों का धर्म बनता है, अपनी रक्षा के लिए वो यादवों को मजबूत नहीं होने दे रहे थे, अही रेजिमेंट नहीं बना रहे थे, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन आजाद भारत के बाद हमारे साथ ये व्यवहार क्यों हो रहा है, ये बहन जी हमारे समझ की बात है, ये हमें समझना चाहिए। और तो और आज 78 वर्ष इस देश को आजाद हो गए, अंग्रेजों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद जो सरकारें बनी, खासतौर से मैं कांग्रेस सरकार का जिक्र करना चाहता हूं। अही रेजिमेंट का मसला उनके दौरान सन 68 से इस मामले को लाया गया, दिल्ली में बहुत सी मीटिंगें हुई, एक स्थिति ऐसी भी बनी कि अही रेजिमेंट बनने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर इनको अही रेजिमेंट दे दी गई तो सेना में इनकी बड़ी तादाद हो जाएगी, और बड़ी तादाद हो जाएगी तो देश की सबसे बड़ी बिरादरी है, इस देश को संचालित करने में इन लोगों की भूमिका होगी और हम लोगों का फिर कहीं अता पता नहीं होगा। तो साजिश रच के अही रेजिमेंट को नहीं बनने दिया गया और एक कानून बनाया गया। वो कानून किसी और के लिए नहीं था, इसलिए नहीं था कि जाति की रेजिमेंट नहीं बनानी है, सिर्फ इसलिए कि अही रेजिमेंट ना बनाना पड़े। ये निर्णय लिया गया कि अब भारत में किसी जाति के नाम से अही रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। ये भी आपके साथ एक साजिश है, आपको समझना होगा। हमारा जो संकल्प है कि हम अपने वीर हीरो की ये जो कलश यात्रा लेकर निकले हैं, हमारा एक ही कहना है, वर्तमान सरकार से भी हमारा निवेदन है कि आप समीक्षा कीजिए, आप अपना रिकॉर्ड छानिए, सेना की जो बलिदानों की लिस्ट है उसमें आप देखिए कि अहीर वीरों ने जो शहादत दी है, चाहे वो 62 का युद्ध हो, चाहे वो 71 का युद्ध हो, चाहे वो कोई सी भी लड़ाई रहे हो, सर्वाधिक बलिदान हम यादव बंधुओं का ना हो, अहीरों का ना हो, तो मत बनाइए। अगर है तो फिर बनाइए, लड़ाई हमें लड़नी है। मुझे विश्वास इसलिए है सरकार से कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं। मैंने देखा है कि एक कानून बना था, वो कानून था किसानों के ऊपर। जब किसानों ने उसका विरोध किया, जनभावना प्रधानमंत्री ने देखी, तो उन्होंने जनता के सामने अपने आप को, अपनी सरकार को पीछे खींचकर उस कानून को समाप्त किया। ये नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है, उनका ये बड़प्पन है। तो मैं समझता हूं हमारी मांग जब उनके सामने जाएगी, जब हम अपना इतिहास उनसे कहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देखिएगा हमारे साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है और आप न्याय के लिए जाने जाते हैं, आप बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, आप भगवान राम का मंदिर बना सकते हैं, आप 370 मिनट कर सकते हैं, तो फिर हमारी जो मांग है, जो हमारा हक है, उसको भी देने का आप काम करें। हम लोग आपको सिर पर बिठाएंगे और जोर से कहेंगे नरेंद्र मोदी सरकार जिंदाबाद। ऐसे थोड़ी बनेगी, सुन रहे हैं दिल्ली से, नरेंद्र मोदी सरकार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी सरकार जिंदाबाद। कि हम जिंदाबाद इसलिए बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार है और वो हमारी अगर मांग को करेगी, तो हमने मध्य प्रदेश में एक और उदाहरण दिया था, जब आदरणीय हमारे मोहन यादव जी को, हमारे कुल के गौरव को, आपके लाडले भाई को, आपके बेटे को, आपके मित्र को जब सरकार का मौका बना बनने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। मैं जन्म से कांग्रेसी में थी, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जब ये निर्णय हुआ तो मुझे ये कहना पड़ा कि हम आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, हम आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी का। और जिस दिन शपथ हुई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उसी दिन लाल परेड ग्राउंड में आदरणीय नारायण दादा वहां पर थे। जब पत्रकारों ने से पूछा कि आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने कहा अध्यक्ष नहीं, मैं समाज का सेवक हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि जिस दल ने बनाया हम धन्यवाद देते हैं, और हम धन्यवाद सिर्फ बातों से नहीं देते। हम 29 की 29 सीटें 2024 में यादव बंधु वोट देकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी को देंगे 29 की 29 सीटें। ये भी हमने वादा किया था। वादा जब मैंने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुझसे बोले, कहले भाई साहब कह तो दिया, होगा कैसे। मैंने कहा साहब ना मैंने बोला है, ना मुझे बनाना है, बुलवाया महाकाल ने, बुलाया बंसी वालों ने, वो ही बनाएंगे, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन भगवान ने हमारी बात सुनी और 29 की 29 सीटें हमको दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग ऐसे नगर से हैं जहां भगवान भोलेनाथ का वास है, जहां भगवान कृष्ण की
ये वो स्थली है जहां से पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर संदेश दिया है कि उन्होंने यहां से शिक्षा ग्रहण की है। तभी गीता का सारा आपके सामने सब चीजें उपस्थित हैं। तो आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं और आप लोग ऐसे दूरदर्शी लोग हैं कि आप लोग प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लेते हैं। सन 72 में सेठी जी बने थे, उनके साथ भी मेरी बातचीत का संबंध था। वर्तमान में 11वें मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, वो भी थोड़ी बहुत मेरी बात सुन लेते हैं, मिल लेते हैं। तो आप लोग बहुत ही भगवान है, विद्वान है, बहादुर है, इसमें हमारी मदद कीजिए। अरेंजमेंट बनाने में हमारी सहायता कीजिए। आप लोगों की सहायता के बगैर अरेंजमेंट नहीं बनेगी। आपकी सहायता के बगैर ये वीरों का बलिदान काम नहीं आएगा। तो मैं उज्जैन की धरती से आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस मांग के लिए मजबूती से हमारा साथ दीजिए। आप मुख्यमंत्री जी से कहिए कि आदरणीय हमने आपको विधायक बनाया है, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप भी हमारे साथ न्याय कीजिए। और उन नौजवानों ने, जो वीर सैनिकों ने इस देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दिया है, उन बलिदान का जो बात है वो प्रधानमंत्री जी से कान में कहिए, क्योंकि मोहन यादव जी की मोदी जी सुनते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा हमारे तरफ भी देखिए, क्योंकि आप उस कुल से भी हैं, लेकिन उस कुल से बढ़ के मेरा आप लोगों से कहना है, खासतौर से भारतवासियों से कहना है, विचार कीजिए। जहां 5000 सेना और जहां 120 जवान, वो किसके लिए लड़ रहे थे? क्या वो यादवों के लिए लड़ रहे थे? अरे वो देश के लिए लड़ रहे थे, हम सब के लिए लड़ रहे थे। और 5000 लोग जब सामने आते होंगे, क्या दृश्य होता होगा, और 120 सामने होंगे, वो क्या दृश्य होगा। और सोच लीजिए किस ढंग से लड़े होंगे। वो ऐसे लड़े कि उन्होंने सीमा के अंदर नहीं होने दिया है चीनियों को, और इतने मारे कि डर के मारे लोग भाग गए। क्या है, कौन लड़ रहा है, कौन सी शक्ति है कि ढेर लग रहा है लाशों का? तो वो कर्तव्य आपने भारतवासियों को दिखाया है। मैं पूरे राष्ट्र के सभी भारतवासियों से आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस कलश यात्रा के माध्यम से जो हम संदेश आपके पास लेके आए हैं, इसको आपको जन जन तक पहुंचाना है। 18 नवंबर को हमारा एक धरना है दिल्ली में, इसी बात को लेकर। अगर आप उसमें हिस्सेदारी करेंगे तो इस मांग को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। आदरणीय संरक्षक जी, हमारे दादा बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है। हमारी बहन जी महासभा की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है। आपकी बात मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा असर करती है। उज्जैन से, उस क्षेत्र से, खासतौर से पूरे मध्य प्रदेश से आप 18 नवंबर को जरूर लेके जाइए, क्योंकि 18 नवंबर वो दिन है 1962 का, जिस दिन दिवाली थी। और दिवाली के दिन हम दिवाली मना रहे थे और वो खून की होली खेल रहे थे, और अपनी सेना अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी, और अपनी सीमा को सुरक्षित रखते हुए आपके देश में किसी परिंदे को पर नहीं मारने दिया। तो उनके लिए एक दिन तो बनता है। 18 नवंबर तो आप लोग आइए जंतर मंतर पर, हम अपनी मांग रखेंगे। हमारी मांग बहुत शांतिपूर्वक है, हम किसी प्रकार का कोई उग्रवाद नहीं है, ना किसी प्रकार का हमारा ये रवैया है कि हम बहुत ज्यादा उत्पाद करें। हमारा निवेदन है सरकारों से, हम करते चले आ रहे हैं आजादी के बाद, अभी भी हमारा निवेदन है। मैं आपसे एक बात जरूर लेना चाहता हूं, हो सकता है ये रेजिमेंट हमारे जीते जी ना बने, लेकिन आप लोग इस आवाज को बंद मत करना। जब तक ये दुनिया रहे तब तक इस मांग को जारी रखना, एक दिन जरूर आपकी सुनी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों ने सबने बहुत समय दिया, इस यात्रा में भी हम लोग को चलना है। शहर में भी एक हमारी ये शोभा यात्रा निकलेगी, सभी लोगों ने बहुत समय दे दिया। मंच पर विराजमान सभी उपस्थित लोगों से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक बार जरा जोर से बोलेंगे, बोले भगवान कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, भोलेनाथ बाबा की, भोलेनाथ बाबा की, राधा रानी की, राधा रानी की, मोहन सरकार की, मोहन सरकार की, मोहन सरकार की, मोहन सरकार की। ये नारा